मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, उनके भेद, आज उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? जैसे क भाषा एवं उसके रूपों को, ख भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को और शब्दों को। तो इसमें आएगा ख कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, खालिस्तान स्वर कहे जाते हैं कि स्वर किसे कहते हैं? क स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ख भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ग 6 वर्णों से बने शब्द और घ इन सभी को। तो इसमें आएगा क स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए, व्यंजन क है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, ख है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, ग है संस्कृत भाषा के लिए गए वर्णों को और घ अंग्रेजी भाषा से लिए गए वर्णों को। तो हमने परिभाषा पढ़ी है व्यंजनों की। देखो, जो पहला है क है, इसमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, इनको कहते हैं हम स्वर, ना कि व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ख कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 के, 4 के। अब देखो, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। पहला है श, दूसरा है त्र, तीसरा है ग और चौथा है श्र। अब जब संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है तो जैसे a + b बराबर क्या आना चाहिए? c, अर्थात कि जब 2 व्यंजन मिलकर कोई तीसरा ही वर्ण आए तो वो होता है संयुक्त। जैसे इसमें क + श मिलकर बना श, त और र मिलकर बना त्र और ज अण मिलकर बना ग। तो यहाँ हो गए संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के, और इसमें श और र मिलकर बन गया शर। प्रश्न नंबर 5 कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़े हैं कि व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। 40 नहीं है, ख 42 नहीं है, ग 44 नहीं है, तो कितने होंगे? 30। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? घ वाला, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33 प्लस 11 होते हैं स्वर। कितने हो गए? 44। टोटल वर्ण हो गए 44। प्रश्न नंबर 6 कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इससे पहले वाले हमने प्रश्न पढ़े थे, तो 9 नहीं है, 10 नहीं है, 13 नहीं है, तो कितनी होगी? 11। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, 33 प्लस 11, 33 व्यंजन 11 स्वर, दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं? 44। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अंतस्थ व्यंजन है? ल, व नहीं, श ये हो गए शुष्क, य र ल ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? ख, य र ल और व। क्या हो जाएंगे? य र ल और व, ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। श हो जाएंगे शुष्क या उष्ण व्यंजन। अगला प्रश्न नंबर 8
इनमें से कौन सा अयोग वाह है? क नहीं है, ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं है। अयोग वाह है ग। हमने पढ़े ना स्वर 11 प्लस 2 होते हैं, एक तो होता है और एक होता है ए। तो एक तो होता है ये अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। ये दोनों कौन से होते हैं? अयोग वाह स्वर होते हैं। और ये तो हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। तो 11 प्लस 2, तो ये होंगे अपने अयोग वाह। तो अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है व का उच्चारण स्थान है। तो कंठोष्ठ नहीं है, व का कंठोष्ठ नहीं है। कंठ तालु ये भी नहीं है, दंत तालु ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। तो हमने पढ़ा है इसका सूत्र था वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व की जो ध्वनि होती है वो कहाँ से होती है? दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से। तो वह वर्ण हो जाएगा दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 10 कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ आता है? हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ आता है? देखो एक नंबर है ख वर्ण वाले शब्दों के बाद। अब देखिए ख वर्ण वाले शब्दों के बाद ज्ञान शब्द नहीं आता है। अब ख वर्ण वाले इसमें तो कौन सा आएगा? क्ष। कौन सा आएगा? क्ष, जो क और स से मिलकर बनाता है। इस वर्ग में यानी क वाले वर्ग में कौन सा आएगा? क्ष वाला। र वाले वर्ग में ये आएगा त्र, जो तय और र से मिलकर बना है। छ, हाँ ये आएगा ज्ञान के बाद में, च छ ज। तो ज्ञान जो बना है वो किससे बना है? ज और अण से। किससे बना है? ज और अण से। तो छ के बाद में आया च छ ज। तो ज प्लस अण बराबर क्या बन जाएगा इसमें? ग। तो जो ज्ञान शब्द होगा वो किसके बाद में आएगा? छह वर्ण वाले शब्दों के बाद। प्रश्न नंबर 11 कि विसर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? पहला है घोष, इसके अंतर्गत नहीं आता है। अघोष, हाँ इसके अंतर्गत ये आता है। हमने पढ़े ना वर्ग का पहला दूसरा, पहला और दूसरा, तीसरा श और है हमेशा किस में आता है? विसर्ग में आता है। तो ये कौन सी ध्वनि में आएगा? अघोष की ध्वनि में के अंतर्गत ये आएगा। जो विसर्ग होगा वो अघोष की ध्वनि के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? कल भी पढ़ा था। देखो ट इसमें नहीं आएगा, ठ नहीं आएगा, च भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ल। कल भी हमने पढ़ा था ना कि जब जीभ उल्टी हो जाती है और साइड से होकर जब हवा बाहर निकलती है तो होता है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ल वाला। प्रश्न नंबर 13 ग का निर्माण हुआ है। ग और अण इससे नहीं हुआ है, ज और अण इससे भी नहीं हुआ है, ज और न इससे भी नहीं हुआ। अब देखो हुआ तो इनसे है, लेकिन यहाँ पर हलंत वाला होना चाहिए, ये हलंत वाला होना चाहिए, यहाँ पर ये हलंत वाला नहीं है, यहाँ पर ये हलंत वाला नहीं है। तो ये बनाया ज अ और ऐसे। देखो ज तो हलंत वाला है ही, प्लस अण है पूरा, इसमें से इसको इसमें से हलंत वाला करके इसमें क्या निकाल दिया बाहर? ए। तो ज आधा हलंत वाला, अण आधा हलंत वाला और ए। तो ज और अण से मिलकर बना। अगर यहाँ पर ये पूरा होता तो ये भी आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये हलंत वाला है और इसके आगे ए नहीं है। लेकिन चौथे में क्रम में ज हलंत वाला है, सही है, अण हलंत वाला है और ए इससे निकलकर बाहर है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही या राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 निम्न में से द्विगुणित व्यंजन नहीं है। द्विगुणित व्यंजन नहीं है, ड भी नहीं है,
द भी नहीं है, ढ भी नहीं है, अर्थात इसमें से कोई भी नहीं है। द्विगुणित व्यंजन इसमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 15, श वर्ण किसके योग से बना है? अब देखो ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें बताया किसके किन किन वर्णों के योग से ये इसका निर्माण हुआ है। तो क, श और अ, क, श, क और च, क, श, अ। तो इसका निर्माण हुआ है क, श और अ। क दंत वाला, फिर श या तो पूरा हो जाएगा या अगर पूरा नहीं हो तो इसको हलंत वाला करके आगे इसमें अ, अतः इसमें से अ हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो क, श और अ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है? अ नहीं है, क नहीं है नहीं है, इसमें कौन सा जाएगा? फ। असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण होगा फ। अगला प्रश्न नंबर 17, कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं वे कहलाते हैं? देखो हमने पहले पढ़ा था कि जिन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में जब होठ हमारे गोल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार। क्या कहते हैं? वृत्ताकार था, जो होठ की आवृत्ति होती है वो गोल हो जाती है तो वे कहते हैं वृत्ताकार। तो इसमें विवर्त नहीं होगा, संवर्त नहीं होगा, अर्ध संवर्त नहीं होगा, जो हो जाएगा वृत्ताकार। कि जब जिन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं या जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारे होठों की जो आकृति होती है वो गोल हो जाती है तो उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर। अगला प्रश्न, कि ए आई वर्ण की सही संज्ञा है? ए आई वर्ण की सही संज्ञा मूर्धन्य नहीं है, ठीक है। मूर्धन्य होता है री टू रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पर री आता है तो ये नहीं है। कंठ तालव्य, हाँ ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कंठ है तो ए वर्ण बना ए धन ई से। किससे बना है? ए धन ई से। तो कंठ का ए सूत्र होगा इसका अकुर है विसर्जना कंठा, तो ए आ गया किसका? कंठ का। और ई आ गया किसका? तालु का। ईचू यशा नाम तालु, तो ये कंठ है और ये तालु, तो कौन से हो जाएंगे? कंठ तालु या कंठ तालव्य। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, संघर्षी ध्वनियां है? श नहीं है, न स ल ये भी नहीं है, फ ब ये भी नहीं है, तो ये तो होगा जिहा मूलीय। कौन सी हो गई? जिहा मूलीय। च छ ज ज न ये भी नहीं है, ये किस में आएगी? स्पर्श संघर्षी। किस में आएगी? स्पर्श संघर्षी। न स ल ये नहीं है, ये ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 श और है, ये होगी संघर्षी ध्वनियां। कौन सी होगी? संघर्षी ध्वनियां। देखा हमने कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ को मुखावयों से क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं संघर्षी ध्वनियां। तो श और है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ होती है वो अपने मुखावयों से क्या करती है? इन ध्वनियों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करती है, तो इसलिए इसको कहा गया संघर्षी ध्वनियां। अगला प्रश्न नंबर 20, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? श का क्रम इससे पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें भी क्या होता है? जब जिस वर्ण से इनका संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो रहा है उस व्यंजन के बाद में किसका कौन आएगा? जो संयुक्त व्यंजन वो आएंगे। देखो ग जय होना से नहीं आएगा, त और र से ये भी नहीं आएगा, छ संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, इससे बनता नहीं है कोई भी। क, हाँ ये क धन श, क धन श, इनसे अपना बनना है श। तो क के बाद में, किसके बाद में? क के बाद में श आएगा,
छोटी सी बात ध्यान रखना कि क्या हमेशा किसके बाद आएगा, कौन के बाद आएगा। क्या हमेशा कौन के बाद आएगा, अर्थात जब हम शब्दकोश के आधार पर जब इनको लिखेंगे तो जब कौन अर्थात अंतिम जो ध्वनि होती है के, कई, को, कऊ, उसके बाद में अर्ध व्यंजन जैसे ये आ गया क्या, वो आता है। तो श आधे क से और से मिलकर बना है, तो अंतिम अर्थात क के वर्ण में ये आएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से अल्प तालव्य अघोष ध्वनियां है। अल्प तालव्य अघोष ध्वनियां, झ ये नहीं है, जिसको अल्प तालव्य ते देखो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है, अघोष अवश्य है। तो अर्थात हमने पढ़े ना वर्ग का पहला दूसरा और श ये कौन से होते हैं, अघोष। तो ये च छ झ, तीसरा है ये नहीं होगा, च छ ये अघोष है लेकिन ये अल्प तालव्य से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। च छ ज ये तीसरा वर्ण, ये तो वैसे भी अघोष नहीं है, तो इसमें कौन सा रहेगा, च। ये है अल्प तालव्य से, अर्थात थोड़ी आसानी से इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्न में से प्लुत स्वर है, कौन सा, प्लुत स्वर। आजकल इसको लुप्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुप्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग न के बराबर होता है। ई नहीं है, बड़ी ये भी नहीं है, तो प्लुत स्वर कौन सा होगा, ये ई और ये चिन्ह, ये कौन सा हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। ये तो हो गया अश्व, ये हो गया दीर्घ और ये हो जाएगा प्लुत स्वर, उपस्वर भी नहीं, इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न नंबर 23, कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी हो और संघर्ष भी करता हो, स्पर्श भी हो और संघर्ष और उच्चारण में संघर्ष भी करता हो, तो वो कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, छ। देखो च छ ज और झ, ये स्पर्श व्यंजन भी है और ये संघर्षी व्यंजन भी है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ये तीनों नहीं होंगे, क्या भी नहीं होगा, ख भी नहीं होगा और ड भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 24, किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है। अनुनासिक आप जानते हो भाई, अनुनासिक नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है, वो होती है अनुनासिक। निम्नासिक होती है केवल मुंह से निकलने वाली ध्वनियां। तो अनुनासिक ईंट, जब हम बोलते हैं ईंट, तो नाक भी हमारी ध्वनि निकालती है और मुंह से भी हमारी ध्वनि निकलती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक राइट ऑप्शन। आम नहीं है, संसार नहीं है और हंस भी नहीं है। तो आज हमने 24 क्वेश्चनों का अभ्यास किया है। जो हमने स्वर और व्यंजन जो पढ़े थे उनसे लगभग बनने वाले क्वेश्चनों को हमने आज देखा है। आज हमारा जो वर्ण विचार का जो टॉपिक था समाप्त हो चुका है। कल नया टॉपिक जो संज्ञा है उसको पढ़ेंगे हम। वही नोट्स मेकिंग पैटर्न बिल्कुल समझ, अगर क्लास को एक बार या 2 बार देख लोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगी। और क्लास को लगातार देखते रहें। तो आज हमारे सभी दोस्त अच्छी तरह इसका अध्ययन करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। आप सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।